काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, काफी इंटरेस्टिंग है, आपको मजा आएगा इसमें। अब देखिए इस चैप्टर में हमें क्या डिस्कस करना है। एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है न्यूटन, जिनके बारे में हम लोग चैप्टर नंबर 9 में पढ़ते हुए आए थे, जिन्होंने बताया था 3 लॉ ऑफ मोशन, है ना, जो हमारे टर्म 1 में आ चुका है। अब न्यूटन ने ही ग्रेविटेशन के बारे में कुछ और काम किया था। क्या काम किया था वो समझते हैं। इस चैप्टर की पहली ही हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर की पहली हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उससे आगे के टॉपिक्स निकले। तो फर्स्ट हेडिंग है इस चैप्टर की यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन सब लोग समझे? नहीं, न्यूटन के अलावा भी काफी है। जैसे नाइन्थ में आपने न्यूटन के बारे में काफी सुना है, बाकी 10th में ऐसा जैसा कोई साइंटिस्ट नहीं सुनने होंगे, इंपॉर्टेंट है। थोड़ा बहुत केमिस्ट्री पढ़ोगे। 11th-12th में साइंटिस्ट की भरमार है, ठीक है। 11th-12th में साइंटिस्ट पढ़ोगे। चलो तो देखते हैं न्यूटन के बारे में। दिख रहा है? जी दिख रहा है? यहाँ से देख लो, है ना। न्यूटन ने क्या बोला हमें? न्यूटन कहता है इस यूनिवर्स में, यूनिवर्स बड़ा है भाई, है ना, यूनिवर्स बहुत बड़ा है। यूनिवर्स में कोई भी 2 ऑब्जेक्ट्स आपके सामने हैं। यूनिवर्स में हर एक ऑब्जेक्ट, सपोज करो ये सन है, सन ही है वैसे तो, ये हमारी अर्थ है। यूनिवर्स में हर 2 ऑब्जेक्ट या हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ पुल कर रहा है। जैसे मैं पार्थ के पड़ोस में बैठा हूँ, पार्थ को मैं पुल कर रहा हूँ और पार्थ मुझे पुल कर रहे हैं। ऐसे मैं अनंत को भी पुल कर रहा हूँ, अनंत मुझे भी कर रहे हैं। मैं कैरव को भी कर रहा हूँ, कैरव मुझे भी कर रहे हैं। हंसिका को भी पुल कर रहा हूँ मैं, वो मुझे कर रहे हैं। ये टीवी मुझे पुल कर रहा है, ये फोन मुझे पुल कर रहा है। हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे को पुल कर रहा है, ये कहता है न्यूटन। मतलब एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट अदर ऑब्जेक्ट। ये आपके सामने सन है, तो ये सन इस अर्थ को अपनी तरफ पुल कर रहा होगा, ऐसी अर्थ भी सन को अपनी तरफ पुल कर रहा होगा। हाँ, हर ऑब्जेक्ट दूसरे को अपनी तरफ पुल कर रहा है। और पुल करने के लिए क्या चाहिए हमें? एक फोर्स। क्योंकि हम पढ़ के आए हैं चैप्टर नंबर 9 में, पुश और पुल किसकी वजह से होता है? फोर्स की वजह से। तो हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे को पुल कर रहा है एक फोर्स की वजह से। अब वो फोर्स कितनी है वो समझिए। तो अर्थ और सन आपस में एक दूसरे को पुल कर रहे हैं एक फोर्स की वजह से। ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ध्यान दीजिएगा। ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इन दोनों के मास पे। सपोज करो अर्थ का मास m1, सन का मास m2। इन दोनों के मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये फोर्स। और मतलब ये है कि ना, अगर हम अर्थ और सन का मास बढ़ाएं, ये फोर्स और ज्यादा बढ़ती रहेगी, ठीक है। इसलिए तो देख रहे हो आप, पार्थ मास ग्रेटर दिख, जब तो आप देखो ना, पार्थ और मैं दूसरे को पुल कर रहे हैं, बट आपको ये तो दिख नहीं रहा कि ना पार्थ मूव करे ना मैं मूव कर रहा। हम तो मूव ही नहीं कर रहे क्योंकि हमारा मास बहुत कम है। जितना ज्यादा मास होगा उतने असली में आप देखोगे ऑब्जेक्ट्स मूव करते हैं, ठीक है। स्पेस में क्या होता है, कभी स्टार्स मूव कर रहे हैं, कोई एस्टेरॉइड, कोई मीटरॉइड मूव कर रहा है, वहां बहुत ज्यादा मास है, इस वजह से। मैग्नेट में अलग फोर्स होती है, मैग्नेट की अलग फोर्स होती है, वो भी हम पढ़ेंगे आगे 10th में। हाँ, आप 10th में पढ़ोगे इसके बारे में, चैप्टर 13 में। मैग्नेट में अलग फोर्स होती है और यूनिवर्स में अलग फोर्स होती है, ठीक है। तो हर 2 ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट किस कर रहे हैं? एक फोर्स की वजह से। जो फोर्स जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं हर कोई नहीं कर रहे, सब अभी हल्के हैं। हाँ, क्योंकि हमारा मास कम है इसलिए मूव नहीं कर रहे। अभी दिखाऊंगा मूव भी कोई करेगा, अभी देखना करेगा कोई मूव। तो अभी आप समझ रहे हो, हर ऑब्जेक्ट दूसरे को एक फोर्स की वजह से क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है, जो फोर्स उनके मास पे डायरेक्टली डिपेंड करती है।
और एक और चीज, ये फोर्स इनके डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्स डिपेंड करती है। देखो मैंने क्या लिखा है, डिवाइड में डी स्क्वायर, मतलब इसका मतलब क्या है, डिस्टेंस बढ़ने पे फोर्स कम होती है। भाई जैसे जैसे ये अर्थ और सन दूर जाएंगे ना, डिस्टेंस बढ़ने पे ये फोर्स कम हो जाती है। भाई मास ऊपर है ना, मास बढ़ने पे फोर्स बढ़ेगी, बट डिस्टेंस नीचे है, तो डिस्टेंस बढ़ने पे फोर्स कम हो। समझ रहे हो बात को मेरी? यही है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। हर ऑब्जेक्ट दूसरे को पुल कर रहा है एक फोर्स की वजह से, वो फोर्स उनके मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और डिस्टेंस के स्क्वायर, स्क्वायर लगा रखा है मैंने, स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो न्यूटन ने हमें समझाया था। ओके जी, समझ में आ रही है बात? पहले इसको डिफाइन कर लो। समझ में आ रही है बात आप लोग को भी, मौली और कमल? यस सर। वेरी गुड, लिख लो। अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, क्या था यूनिवर्सल लॉ बताओ? एवरी ऑब्जेक्ट, यस, एवरी ऑब्जेक्ट इन यूनिवर्स अट्रैक्ट अदर ऑब्जेक्ट। हर ऑब्जेक्ट दूसरे को क्या कर रहा है, कह रहा अट्रैक्ट कर रहा है ना। अदर ऑब्जेक्ट किसके साथ? एक फोर्स के साथ, विद अ फोर्स। हर ऑब्जेक्ट दूसरे को एक फोर्स से क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट अदर ऑब्जेक्ट विद अ फोर्स। अब ये फोर्स डिपेंड किस पे करती है? विच इज प्रोपोर्शनल टू, बिल्कुल, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मास, है ना। उनके मास पे ये फोर्स डिपेंड करती है, और ये फोर्स और किस पे डिपेंड करती है? एंड इज इनवर्सली, ये फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है? हाँ, पर डायरेक्टली मतलब सामने सामने, इनवर्सली मतलब ऊपर नीचे, एंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस। पहले ये डेफिनेशन लिखो, मैं बताता हूँ उसको, और डायग्राम भी बना लेते हैं हम लोग, है ना। डायग्राम भी बना लेते हैं। सपोज करो इसका मास m1 दिखाया था पीछे मैंने आपको भी, इसका m2, और डिस्टेंस कितना है इनके बीच में? सपोज करो d मान देते हैं, है ना। डिस्टेंस कितना है इनके बीच में? d। पहले ये डायग्राम बना लो। अरे भाई प्रीशा, हाँ तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन देख रहे थे ना हम लोग, दोबारा समझ लो। ये लॉ क्या कह रहा है? ये लॉ कह रहा है हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को पुल कर रहा है अपनी तरफ एक फोर्स की वजह से, जो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? उन दोनों के मास के प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। फोर्स उन दोनों के मास के प्रोडक्ट पे डिपेंड करती है। इसका मतलब ये है, क्योंकि दोनों आमने सामने हैं, दोनों दूसरे के सामने सामने है ना, दैट मीन्स मास अगर आपने इंक्रीज करा तो फोर्स विल ऑल्सो बी इंक्रीजिंग। मास बढ़ने पे दोनों का फोर्स भी बढ़ती है, एक चीज। दूसरी है फोर्स इन दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है उसके इनवर्स स्क्वायर पे डिपेंड करती है। 1/d² का मतलब होता है इनवर्स स्क्वायर, ठीक है। ये फोर्स मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली का मतलब होता है डायरेक्टली का उल्टा। डायरेक्टली में क्या था? मास बढ़ाए थे आपने, फोर्स बढ़ रही थी। इनवर्सली में
डिस्टेंस बढ़ाने पे क्या होगा, फोर्स घटेगी, एक बड़े पे घटेगी। डायरेक्टली में दोनों, ये बढ़ा तो ये बढ़ेगा, दोनों बढ़ेंगे, एक बढ़ेगी तो एक घटेगी इनवर्सली। हाँ। अगर मान लो अपने मास भी कम करे तो भी फोर्स कम होगी, दोनों सामने डिपेंड करेंगे दूसरे पे। ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगी, ये घटेगा मास तो ये फोर्स घटेगी। डिस्टेंस में उल्टा है, डिस्टेंस बढ़ने पे फोर्स कम होगी, डिस्टेंस कम होने पे फोर्स बढ़ेगी, उल्टा है। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है। समझ रहे हो ना आप लोग बात मेरी? यस सर। तो अगर मैं इन दोनों फॉर्मूले को, इक्वेशन 1 2 को मिला दूं तो मुझे मिलेगा F प्रोपोर्शनल टू m1 m2 डिवाइड में d स्क्वायर। अब मैंने आप लोग को चैप्टर नंबर 4 में पढ़ाया था कि जब भी हम हटाते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन तो हमारे पास क्या आता है, हाँ, और एक साइन आता है इज इक्वल टू, है ना। चैप्टर नंबर 4 याद करो, लीनियर इक्वेशन, जहां हमने फॉर्मूले बनाए थे बहुत सारे, था ऐसा आंसर का। तो अगर हटाओगे इस सिंबल को, ये सिंबल कौन सा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसको हटाने पे क्या मिलेगा आपको, इज इक्वल टू का साइन, और राइट साइड हमें एक कांस्टेंट मिलेगा जिसे हम जी से करते हैं डिनोट, और बाकी फॉर्मूला एज इट इज। देखो हमारे पास ना ये सिंबल है ना, ये जो एक कांटे जैसा सिंबल है, हाँ, ये हमारे कुछ काम का नहीं होता, क्वेश्चन करने में हमारी हेल्प करेगा नहीं। हम तो इक्वेशंस पढ़ते हैं, वहां पर हर जगह क्या होता है, इज इक्वल टू। तो इसे हटाने के लिए हम क्या करते हैं, साइन ऑफ इक्वालिटी लाते हैं। ये साइन ऑफ इक्वालिटी है, इज इक्वल टू है। अब ये साइन लाने के लिए हमें एक कांस्टेंट राइट साइड, ये लेफ्ट साइड फोर्स, ये राइट साइड एक कांस्टेंट डालना पड़ता है। यहाँ पर इस फॉर्मूले में ये सिंबल जो है वो कैपिटल जी होता है, और इसका नाम क्या होता है, नहीं बताता हूँ, देखो लॉ का नाम है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो उस कांस्टेंट का नाम क्या होगा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो इस कैपिटल जी का क्या है मतलब, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी कह सकते हो, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। सबको बात समझ में आ रही है मेरी? हाँ जी, यस पक्का? ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और ये फॉर्मूला बन गया। ये फॉर्मूला बहुत काम आएगा इस चैप्टर में क्वेश्चन में, है ना। लिख लो सब। जी तो हम पार्ले जी के आगे भी लगाते हैं, है ना। तो ये वो जी नहीं है, वो पार्ले जी अलग है। तो रिस्पेक्ट में हाँ, वो भी जी अलग होता है। ये कौन सा जी है भाई, देखो अभी मैंने पीछे बताया इस जी का क्या है नाम, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। देखो इसकी पूरी कहानी क्या है इसके पीछे, पता है जब इस लॉ की डिस्कवरी हुई थी, ये लॉ का बेसिक फॉर्मूला क्या है कि फोर्स होता है जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर, है ना। ये देखा हमने अभी। पता है जब ये फॉर्मूला ड्राइव हुआ था तो साइंटिस्ट लोगों के पास उस समय सन का मास नहीं था, सन कितना भारी है पता नहीं था हमें पहले। अब हमें ये तो पता था कि अर्थ का मास कितना है, हमें पता था कि अर्थ और सन का डिस्टेंस कितना है। सपोज करो ये आपका सन है, सपोज करो ये आपका अर्थ है, तो पहले हमें अर्थ का मास पता था, हमारे पास था, वो नोन था वो, ओके। हमारे पास अर्थ और सन का डिस्टेंस भी था इस फॉर्मूले डालने के लिए, है ना। अगर हमें इस फॉर्मूले में जी मिल जाए तो सर वो भी निकल जाएगा, फोर्स भी निकल। फोर्स तो हम एक एक्सपेरिमेंट से निकाल सकते हैं, ये भी निकाल सकते हैं हम। तो अगर हमें जी मिल जाए तो हम सन का मास निकाल सकते थे, और ये जी की वैल्यू निकालना आसान नहीं था। न्यूटन ने फॉर्मूला ड्राइव कर दिया था बट जी बता नहीं पाया था वो, जो हम पार्ले जी वाला जी बोल रहे हैं। तो पता क्या हुआ था, एक साइंटिस्ट थे हेनरी कैवेंडिश, अभी नाम लिखवा दूंगा, उन्होंने इस जी की वैल्यू फाइंड करी थी, और उस समय पहली बारी हमें सन का मास
पता लगा था। और आज हम सब जानते हैं कि अर्थ का मास होता है 2 × 10⁻30 kg। सन बहुत भारी है, 30 kg, 10⁻30, बहुत भारी है सन। तो ऐसा भी कहते हैं कि हेनरी कैवेंडिश ने ही सन को पहली बारी नापा था, कितना भारी है वो, इस जी की वैल्यू निकाली। सर कैसे निकालेंगे जी को? एक एक्सपेरिमेंट होता है, वो हम 11th में पढ़ सकते हैं, अभी तो हमारे पास वो थोड़ा लेवल नहीं है पहुंचने का, है ना। मैं बता दूंगा आपको। एक क्या होता है, एक ना वो देखा है आपने, स्प्रिंग बैलेंस होता है, जो झूला टाइप होता है, स्प्रिंग बैलेंस, तराजू। तराजू टाइप बात सकते हो, उससे कुछ एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने अपना जो है जी की वैल्यू फाइंड करी। ये हम 11th से पढ़ते हैं, अभी हमें इससे कोई इतना नहीं है, लेकिन हाँ स्प्रिंग बैलेंस से नापा था। ओके, तो हम लिख सकते हैं स्टार पॉइंट, द वैल्यू ऑफ कैपिटल जी was first identified by, बताओ जी की वैल्यू किसने नापी थी? हेनरी कैवेंडिश, हेनरी कैवेंडिश। और कितनी वैल्यू होती है कैपिटल जी की? 6.67 10⁻11, 6.67 10⁻11, ये होती है कैपिटल जी की वैल्यू। इसकी यूनिट भी होती है हमारे पास, इसकी हमारे पास यूनिट भी होती है। देखो कैसे निकालते हैं। आपके पास फॉर्मूला है फोर्स का, जी m1m2/r² है ना। एक बार जरा देखो, मैं आपको बता रहा हूँ कि यूनिट क्या है कैपिटल जी की। देखो, फोर्स को r² से मल्टीप्लाई करो और मास को नीचे ले आओ, ये जी का बन गया हमारे पास एक फॉर्मूला। हमारे पास फॉर्मूला था ना अभी ये, F इज इक्वल टू कैपिटल जी m1m2/r², जो अभी निकाला था पीछे हम लोगों ने। अगर मैं इसे जी का बनाऊं फॉर्मूला, क्या होगा? सर जी इधर हो जाएगा, वो जी को ऐसे दो, F के साथ r² का मल्टीप्लाई कर दिया सर वो नीचे और मास नीचे ले आए। ठीक है, अब देखो जरा, फोर्स नापते किसमें हम लोग? न्यूटन में। डिस्टेंस होता है मीटर में, स्क्वायर करने पे मीटर स्क्वायर। मास नापते हैं केजी में, केजी इंटू केजी, केजी स्क्वायर। तो ये हमें क्या मिल गया? कैपिटल जी का वैल्यू भी और उसकी यूनिट भी। पूछ लेते हैं 1 मार्क्स में एग्जाम में कि कैपिटल जी की यूनिट क्या है। सर अगर हमें कैपिटल जी निकालना आ सकता है? नहीं, उसकी वैल्यू निकालनी नहीं है, आपसे पूछ सकते हैं कैपिटल जी की यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। सर आगे जाके आते हैं वैसे कि कैपिटल जी की वैल्यू निकालना। नहीं, बस एक्सपेरिमेंट हम पढ़ते हैं कि वो कैसे उन्होंने डिटरमाइन किया था। सर आप एक बार वापस कर सकते हो कि हाँ हाँ, जी कैसे? बताता हूँ। पहले आप लोगों ने यहाँ तक सबने लिख लिया, मैं सब दोबारा से बताता हूँ आप लोग को, है ना। सबने लिख, यूनिवर्सल लॉ को थोड़ा समझते हैं प्रैक्टिकली कैसे होता है। हमारे पास ये पेन की कैप है, पेन की कैप का अपना कुछ मास होगा, होगा। और हम सब लोग अभी कहाँ पर हैं? बैठे अर्थ पे बैठे हैं। तो नीचे मेरे पास क्या है? अभी अर्थ है ना। और मैंने क्या कर रखा है, इस पेन की कैप को थोड़ा सा हवा में रखा है, एयर में रखा हुआ है। जैसे मैं छोड़ता हूँ इसको, ये नीचे गिर जाता है। क्यों भाई? नीचे क्यों गिर रहा है ये? ग्रेविटेशनल फोर्स खींच रहा है इसको। क्यों? देखो, कुछ मास होगा इसका m1, मास होगा अर्थ का m2। जैसे जो आपकी इक्वेशन भी पढ़ी है सर, इससे हमें करना है क्या क्वेश्चन? अभी करवाऊंगा, क्वेश्चन भी करवाऊंगा। हाँ, क्वेश्चन तो बिल्कुल आएंगे इस पे। ये हाँ, बात तो वही है ना कि ये जा ऊपर नहीं रही, नीचे जा रही है। क्यों? क्योंकि अर्थ इसे नीचे पुल कर रही है। अर्थ नीचे पुल करती है, ऊपर नहीं पुल करती। अभी तो बताया मैंने, हर ऑब्जेक्ट दूसरे को अपनी तरफ पुल करेगा ना। हर ऑब्जेक्ट दूसरे को पुल करता है, ये तो नहीं पुश करता। हम तो पुल कह रहे हैं, इसलिए कैप जा नीचे रही है, ये पेन जा नीचे रहा है। बट आप कहोगे सर हम तो नहीं नीचे गिर रहे,
भाई हम नीचे गिर जाते हैं ना, क्योंकि अभी तो हम अर्थ के सरफेस पे बैठे हुए हैं। अगर गड्ढा कर दो नीचे गिर जाओगे आप लोग, है ना। अगर हम मतलब फिर हैवी क्लोथ्स भी पहनते हैं तो बार-बार गिर जाते हैं। हाँ वो भी कह सकते हो ना। तो वो हमें अर्थ पुल कर रही है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। और सर अगर हम स्पेस में जाते हैं हमें कुछ पुल नहीं करता हम। स्पेस में क्या होता है कि ना, अभी हम पढ़ेंगे स्पेस में वो फोर्स ही हम पे ना, अ, एक टर्म होती है एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो अभी हम पढ़ेंगे ना, उसकी वजह से हमें कोई पुल नहीं कर पाता है। स्पेस में फोर्स तो लगा रही है हम पे यार, और सर वो एक एक टर्म होती है ग्रेविटी, उसकी वजह से हम लोग वहां पर नीचे कहीं मूव करते नहीं है। ठीक है, तो ये तो एक प्रैक्टिकल सीधी सी बात है, आप खुद भी देख सकते हो कि हर चीज नीचे गिरती है। ऐसा कहते हैं कि ना, न्यूटन बैठा था एप्पल के ट्री के नीचे और उसके ऊपर एप्पल गिरा, गिरा नहीं था। उसकी पूरी बुक है, उस पर इसने ये बताया था, सर पे उसके एप्पल कभी नहीं गिरा था। वो सोच रहा था कि एप्पल गिरेगा तो वो एप्पल नीचे क्यों गिरता है, ज्यादा ऊपर क्यों नहीं है वो। तो उससे उसने ये फॉर्मूला ड्राइव किया था न्यूटन ने। तो न्यूटन का ये लॉ बन गया यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, कि हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे को पुल कर रहा है एक फोर्स की वजह से, जो उनके मास पे डिपेंड करती है और डिस्टेंस के स्क्वायर पे करती है। इस जी को यहाँ पर हम बोलते हैं कांस्टेंट, कौन सा, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। हाँ बिल्कुल, जब भी तो वो ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट में था। और इस जी की वैल्यू कितनी होती है, 6.67 10⁻⁻11, है ना। समझ में आ रही है आप लोग को बात कुछ। ठीक है भाई, कमल मौली प्रीशा ने कि ये क्वेश्चन मैं डिस्कस करता आपसे, चलो अच्छा पहले पूछ लिया आपने। अभी मैं क्वेश्चन लिखवा दूंगा आपको, पहले समझा देता हूँ इसको। ये क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। कैरव कह रहे हैं कि भाई हमें अर्थ नीचे पुल कर रही है, सपोज करो हम यहाँ खड़े हैं, तो हम क्यों नहीं अर्थ को पुल कर रहे। बात तो ये आती है ना। भाई एप्पल ही नीचे क्यों गिर रहा है, ये अर्थ क्यों नहीं जा रही ऊपर। बात तो है ना ये, कि एप्पल ही क्यों गिर रहा है, हर बारी हम लोग क्यों नीचे गिरते हैं, अर्थ तो बिल्कुल हिलती ही नहीं है। हाँ जी बिल्कुल, कमल यही आंसर है। देखो, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड इक्वेशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल अपोजिट रिएक्शन। तो अगर एप्पल को अर्थ पुल कर रही है तो डेफिनेटली एप्पल भी अर्थ को पुल कर, बट मूव एप्पल करेगा, अर्थ नहीं करेगी। क्यों, क्योंकि मूवमेंट डिपेंड करती है हमारे एक्सेलरेशन पे। ये सब न्यूटन की कहानी है। देखो क्वेश्चन था कैरफ का, एप्पल और अर्थ के केस में एप्पल भी फोर्स लगा रहा है, अर्थ भी लगा रही है, बट मूवमेंट में एप्पल मूव करेगा, अर्थ नहीं करेगी। क्यों, अब देखो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ क्या था न्यूटन का, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, था ना। F इज इक्वल टू ma, तो एक्सेलरेशन कितना होता है, F अपॉन m, ये भी होता है। वेरी गुड। अब ध्यान देना जो कमल कह रहे थे, एप्पल का मास कितना होता है, हार्डली 10 ग्राम 20 ग्राम, मास बहुत कम है, तो एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा है, वो ही नीचे गिरेगा। अर्थ के केस में देखो भाई, सर अर्थ का मास ज्यादा है इसलिए। अर्थ का मास बहुत ज्यादा, पता कितना होता है अर्थ का मास, ये पढ़ेंगे हम, 6 × 10⁻24 kg, बहुत ज्यादा है। एप्पल के मुकाबले कई हजार करोड़ गुना ज्यादा है। ये ग्राम में ये 10⁻24 kg, मास बहुत ज्यादा, तो अर्थ का एक्सेलरेशन बिल्कुल जीरो होगा। एक बात पूछनी है, जो ऊपर आसमान कह सकते हैं एटमॉस्फेयर, सर, वो भी अर्थ के उसमें है। अर्थ उसे ही पुल कर रही है, सबको पुल करती रहती सर वो है, भी फिर अर्थ के पास में जब भी तो क्लाउड्स मूव करते रहते हैं बार बार, Yes, sir. है ना। समझ रहे हो आप लोग, क्वेश्चन पूछ सकता है आपको जब टीचर पढ़ाएंगे ना ये वाला, या क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि भाई
न्यूटन का लॉ कहता है हर ऑब्जेक्ट दूसरे को पुल कर रहा है। तो सिर्फ एप्पल ही क्यों, बाकी छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स ही, मतलब एप्पल मतलब छोटे ऑब्जेक्ट्स ही अर्थ की तरफ क्यों मूव करते हैं, अर्थ क्यों नहीं मूव करती? क्योंकि न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है एक्सेलरेशन मास के होता है इनवर्सली डिपेंड। अर्थ का मास बहुत ज्यादा, अर्थ कभी नहीं मूव करती। ओके, फर्स्ट टाइम मेरे को फिजिक्स इंटरेस्टिंग लगी। बढ़िया है ना? अभी चैप्टर बहुत बढ़िया है। तो क्वेश्चन लिख लीजिए आप लोग। सबको समझ में आई क्या बात थी? सर वो मुझे कैसे जी कैसे डिराइव हुआ वो समझ नहीं आया। ये वाला जी? यस सर। अच्छा, मैं इसको लिखवा के बता देता हूँ दोबारा ना। सबको समझ में आया क्वेश्चन ये वाला है? बोलो भाई अनंत, हंसिका, बोलो भाई, कमल, मौली, प्रीशा। ओके, क्वेश्चन है व्हाई डू ओनली स्मॉल साइज ऑब्जेक्ट सी, लाइक ब्रैकेट में लिख लो एप्पल, मूव टुवर्ड्स अर्थ बट नॉट लार्ज साइज अर्थ मूव टुवर्ड एप्पल। एप्पल और अर्थ वाले केस में एप्पल ही मूव करेगा, अर्थ हिलती नहीं है ना? हम भी गिर सकते हैं, अगर हम छत से कूदेंगे नीचे गिर जाएंगे। अभी तो हम जमीन में खड़े हैं ना, एक फ्लोर पे हैं हम लोग, गड्ढा करने पे नीचे गिरेंगे वरना नहीं गिरेंगे। अर्थ के सहारे भी रहे। हाँ बिल्कुल, लिख लीजिए आप लोग आंसर। अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ कहता है फोर्स कितना होता है, एम ए। सो ए कितना हो गया, एफ अपॉन एम। इन केस ऑफ एप्पल, एप्पल के केस में क्या होता है, मास बहुत छोटा है, मास इज वेरी स्मॉल। सो एप्पल का बहुत ज्यादा होता है एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन ऑफ एप्पल will be very high, and so apple will move towards earth। जबकि whereas mass of earth is very high, अर्थ का मास बहुत ज्यादा है इसलिए वो नहीं मूव करेगी, is very high, so its acceleration will be zero। ओके जी, सबको बात समझ में आ रही है कुछ? एग्जाम्पल 10.1 कह रहा है मास ऑफ अर्थ है इतना, मैंने बताया था ना आज आप लोग को, इतना ही तो मास है अर्थ का, 6 × 10⁻²4। मून का मास दिया है हमें इतना, 7.4 10⁻22 kg। तो अर्थ और मून का हमें मास दिया है, उनका डिस्टेंस भी दिया है हमें, उनके बीच में फोर्स कितनी है वो निकालनी है। अच्छा, नहीं वो स्टिल हो गया होगा, पॉज नहीं हुआ, स्टिल हो गया होगा ऐसे। अच्छा अच्छा, ओके, बात समझ में आ रही है? तो अर्थ और मून का मास दिया है, उनका डिस्टेंस दिया है, उनके बीच में फोर्स निकालनी है, और कैपिटल जी की वैल्यू भी दी हुई है। कैसे करेंगे देखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। एग्जाम्पल नंबर एक मिनट, एग्जाम्पल 10.1 कर रहे हैं हम अपनी बुक का। क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास एक अर्थ है, वैसे अर्थ कितनी है दुनिया में,
एक ही है, चलो अर्थ तो एक ही है, सन बहुत सारे हैं लेकिन। अर्थ और मून हमें दिए हुए हैं। अर्थ का मास भी दिया हुआ है हमें 6 × 10⁻24 kg। मून का मास भी दिया है हमें कितना 7.4 10⁻22 kg, है ना। का डिस्टेंस भी दिया है हमें, कितना डिस्टेंस है इनके बीच में 3.84 10⁵ किलोमीटर। बट हमें ना सब मीटर में लेना होता है, मीटर और किलोग्राम। तो डिस्टेंस कन्वर्ट कर दो पहले मीटर में। 3.84 10⁵। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000, तो 10⁻3, 1000 का मतलब 10⁻3, तो कितना हो गया डिस्टेंस 3.84 10⁻। मैथ से पढ़ा है हमने, बेस सेम पावर ऐड कर दो 10⁸ मीटर। समझ में आई बात मेरी? डिस्टेंस कैसे कन्वर्ट करा मैंने, देख लो। मीटर में करा था। हाँ, डिस्टेंस है 3.84 10⁵ किलोमीटर। किलोमीटर को हमें मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मास किलोग्राम में चाहिए होता है, वो है हमारे पास। डिस्टेंस मीटर में ही लेना है, वरना यूनिट नहीं बनती। तो किलोमीटर को कैसे कन्वर्ट करोगे, 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर। देखो 1000 का मतलब होता है 10⁻3। अब देखो ये दोनों के बेस सेम है, पावर ऐड होगा तो ये कितना हो गया 5 + 3 8, तो ये किलोमीटर से मीटर बन गया। बात सही है? यस सर। अब हमें इनके बीच में क्या निकालना है, फोर्स निकालनी है। कैसे निकालेंगे, यूनिवर्सल लॉ यूज करके, है ना, यूजिंग यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, है ना। वेरी गुड, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। बताओ भाई मुझे कोई, क्या है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में फोर्स का फॉर्मूला? हाँ, G/m1m2/d², ये फॉर्मूला फोर्स का, है ना। अब देखो बस क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, वैल्यूज पुट करनी है, बट थोड़ा लंबा कैलकुलेशन है इसमें। क्वेश्चन तो आसान है, बट थोड़ा कैलकुलेशन ध्यान रखना है। जी की वैल्यू दी है हमें क्वेश्चन में, आप लोग देखोगे तो क्वेश्चन ने कहा है जी कितना है 6.7 10⁻11। तो जी की वैल्यू पुट करो 6.7 10⁻11। m1 मास ऑफ अर्थ 6 × 10⁻24। m2 मास ऑफ मून 7.4 10⁻22। समझ में आ रहा है? जी मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ मून, अब इनका बीच में डिस्टेंस जो है उसका स्क्वायर। डिस्टेंस कितना है, ये रहा 8, इसका स्क्वायर कर देना है 3.84 10⁸ का होल स्क्वायर। मतलब सॉल्व भी करना है हमें, बस सॉल्व करके हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये सॉल्व कर सकते हो आप लोग, तो ये आप लोग का होमवर्क रहेगा। सब लोग इसे करेंगे और मुझे आंसर भेजेंगे, ठीक है? हाँ, नेक्स्ट टाइम भेज देना। ओके, तो आज के लिए हम लोग इतना ही कर रहे हैं। सब लोग इसको क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, आंसर भेजिएगा। अब मिलते हैं हम लोग अगले मंडे। क्लास ऑफलाइन भी होगी, ऑनलाइन भी होगी। जो आ सकता है वो आइएगा। बीच में दिवाली की पार्टी करो, है ना। और हम मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। ओके भाई सबको, ठीक है? प्रीशा, कमल, Yes, sir. मौली, हाँ बाय जी, बाय जी। so हैप्पी दिवाली, थैंक यू happy सो Diwali, मच। sir. हैप्पी दिवाली जी, बाय बाय जी। अनंत, हैप्पी दिवाली।